हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए अगर आप स्वीडन आ चुके हैं और आपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाना है, उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो ये मेरे पास लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंड आर रेजिडेंस परमिट फॉर डॉक्टोरल स्टडी। इनिशियली आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है, रेजिडेंस कार्ड आपको मिलता है। 2 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर फर्दर डिटेल्स मेंशन है, जिसके ऊपर आपने जो है ना देखना है कि आपके पास वैलिड ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और देन आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। तो इसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एडमिटेड अ फुल टाइम डॉक्टोरल स्टूडेंट प्रोग्राम। ऑब्वियसली अगर आपका 2 साल बाद ख़त्म हो गया कि तो इट मीन दैट आप फुल टाइम डॉक्टोरल स्टूडेंट हैं और आपका एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। हैव मेड एक्सेप्टेबल प्रोग्रेस इन योर स्टडीज़ एंड इसके बाद अब है एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ। ऑब्वियसली आपको सैलरीज मिल रही होती है और आपके पास सैलरी डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और देन यू हैव अप्लाइड फॉर अ कंप्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको ऑलरेडी जो आपके सैलरी के साथ इंक्लूड होती है, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती। बट एक्सटेंशन के लिए आपके पास यहाँ पे लिंक दिया, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये थ्रो करेगा आपको आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दूँ, रिसेंटली मेरा जो है वीज़ा आया, उसके बाद ही मैं आपको प्रोसेस का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस दे रहा है। मोबाइल बैंक, जहाँ पे आप अपना पर्सनल नंबर ऐड करते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, एंड बैंक आईडी के थ्रू, जहाँ आप इसे आप स्कैन करेंगे और वो जो है ना आपको आपके पेज पर ले जाएगा जो आपकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है। तो मैं लैपटॉप से ओपन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो है बैंक आईडी के थ्रू आऊँगा, अपना पर्सनल नंबर ऐड करूँगा, जो भी आपका है आप ऐड करेंगे, और इसके बाद जो है आप पेज पर चले जाएंगे। सो पर्सनल नंबर ऐड करने के बाद आप इसको एक्सेस देंगे। एक्सेस ग्रांट करने के बाद ये आपका जो माइग्रेशन वर्कर है वो उस पेज पे आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको प्रोसीड करना है एक्सटेंशन ऑफ परमिट। आप जब एक्सटेंशन ऑफ परमिट के लिए कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट आपने प्रोसीड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है स्टार्टिंग से। मैं आपको ये जस्ट दिखाने के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपना अपना नाम वगैरह लिखना है और सब कुछ फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी तो मुझे रिक्वायरमेंट के लिए कह रहा है, बट मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपसे ये चीज़ें मांगी जाएंगी। अटैचमेंट स्टडी सर्टिफिकेट, अटैचमेंट सर्टिफिकेट रिजल्ट्स इन अटैचमेंट एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स। बट आप इसके बाद ये मेल पढ़ सकते हैं। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरे पास ये चीज़ें थी नहीं, जस्ट ओनली मेरे पास जो है ना एक लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था, और उसके बिहाफ पर मैं अप्लाई कर रहा था, वही इनफ होता है। तो इसमें अगर आप ये देखें तो मुझे ये रिस्पांस मिला था मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एक्सटेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है आप फर्दर कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जस्ट वन डॉक्यूमेंट जो आपको मिलता है वही इनफ इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे जो डिपार्टमेंट में ये रिस्पांस दिया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आई जस्ट स्पोक टू द माइग्रेशन Skati migration worker, just so I can advise you correctly, so how to process with your application in their system. The only things required is the attestation of studies. आपको ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, आपने वही अपलोड करना है। अब यहाँ पोर्टल्स के ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ें मांगी जाएंगी। सपोज लेट्स सपोज मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट नेम सर नेम कर लेते हैं AHMAD। मैं इसको फिलअप करता हूँ,
डेट ऑफ बर्थ हम कोई भी कर लेते हैं, ABCD 02, सपोज कर लेते हैं कोई भी। प्लेस ऑफ बर्थ हम इस्लामाबाद कर देते हैं। कंट्री पाकिस्तान कर लेते हैं, सिटीज़नशिप भी पाकिस्तान कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो आप करें। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूछता है, ट्राई टू प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ABCD कर लेते हैं फॉर टेम्परेली। टोन भी ABCD कर लेते हैं। कंट्री पाकिस्तान कर लेते हैं। लेट्स सी प्रोसीड। अब एप्लीकेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट? यस। एंड नेशनल पासपोर्ट? यस। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने यहाँ पर अपनी कंट्रीज़ का लिखना, जिस कंट्री का पासपोर्ट है। पासपोर्ट नंबर जो है हम कोई भी रेंडमली कर देते हैं, ABCD जो भी है। पासपोर्ट इशू डेट इसमें हम ले लेते हैं 2021, कोई भी कर लेते हैं। एक्सपायरी डेट कर लेते हैं 31/02/23। एंड देन अब यहाँ पर देखें, आपने अटैच अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, तो आपने अपनी पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है। उसके लिए तो आप यहाँ पे ब्राउज़ करके उसे अटैच कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब हमें क्या कह रहे हैं जी, एप्लीकेंट करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस स्वीडन, यस। एंटर द पीरियड दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट फॉर द स्टडीज़। सो मेक श्योर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन आपका रेजिडेंस एक्सपायर हो रहा है आप उससे नेक्स्ट दिन की डेट डालें। फॉर एग्जांपल आपका रेजिडेंस एक्सपायर हुआ है 5 सितंबर, तो आप 6 से अप्लाई कर रहे हैं, 6 सितंबर से अप्लाई कर रहे हैं 2020 13 6 एंड देन जो भी है आपकी डेट कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कर ले 5 को एक्सपायर हुआ है तो हम 6 को कर लेते हैं सितंबर 6, और आपको 2 साल का मिलता है। अब इसके अकाउंट जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, जो स्टडी सर्टिफिकेट और मिलेगा ना, जो आपने अटैच करना है, अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट या कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि वो 2 साल का मिलेगा, तो वही डेट डालें जब वो एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक डेट डाली थी, स्टार्टिंग 2020-13/09 और 6/9। ये पिक नहीं कर रहा, ये आज से ही ये डेट मांगेगा। तो लेट्स सपोज आज क्या है, आज फरवरी 16 है, तो हम लोग ऐसा करते 17 का कर लेते हैं, 02/17 अप टू कर लेते हैं, लेट्स सपोज 2026 02/23। हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 2016 रेंडमली कोई भी डाल देते हैं। यूनिवर्सिटी आपने, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज मेरी उपसला यूनिवर्सिटी है, तो मैंने ये डाल दी, अटैच द फॉर्मल डिसीजन एडमिशन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो आप एक्सटेंशन करवा रहे हैं, तो ये ईमेल मैंने आपको दिखा रहा था। अगर द ओनली थिंग रिक्वायर इज attestation of study which holds all the important information. You can upload what I sent you at the study result and also attach employment certificate and add the real employment certificate afterward. So आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से employment certificate और ये चीज़ें मिलेंगी, आपको इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्मल डिसीजन नहीं है, तो यहाँ पर आप स्टडी अटेस्टेशन अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, अटैचमेंट ऑफ सर्टिफिकेट के अंदर भी द सेकंड वन
अटैच स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो इसके ऊपर भी आप जो है ना इसको अपलोड कर सकते हैं दोनों जगह पे, आपको कोई फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सटेंशन इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी होती है। तो अगर आप ये देख सकते हैं, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई क्या दिया था कि मेरे ही डिपार्टमेंट वालों ने मुझे रिस्पॉन्स ये किया था कि माइग्रेशन वर्कर इज़ वेल acquainted with the PhD student and it's never a problem to extend your permit as long you have the attestation of studies. So migration work is well acquainted. So इसका मतलब यह है कि आप जो भी चीज़ अपलोड करेंगे, ऑलरेडी आप एक्सटेंशन कर लें तो उनको इस चीज़ का आइडिया है, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अटेस्टेशन ऑफ स्टडीज़ जो आपको डिपार्टमेंट से मिलेगी वो आप अपलोड करें, यहाँ पर फर्दर क्लिक कर दें। नेक्स्ट के ऊपर आपकी डिटेल्स वगैरह देखेगा, जो भी पोस्टल एड्रेस वगैरह, फिर आप उसको प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है यूनिवर्सिटी की, आपका प्रोफेसर या जो भी है, आप उसकी डिटेल्स डालें, फर्दर नेक्स्ट ऑन कर दें। और इफ़ यू हैव if the study have taken longer than the plan explain why, ऑप्शनल अगर आपकी स्टडी एक्सटेंड हो रही है। स्टडी रिजल्ट्स, अगेन स्टडी रिजल्ट्स के अंदर आप जो डिपार्टमेंट से मिलेगा अटेस्टेशन ऑफ स्टडीज़, आप इसको अपलोड कर दें। डू हैव अ स्कॉलरशिप, नो, पीएचडी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं होती, सैलरी पैकेज होता है, तो आप इसको नो करेंगे। देन गो ऑन ऐड फाइनेंशियल एसेट। तो रिसेंटली अगर आपको देखा जाए तो इसमें आपको साथ में ही आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, वो अपलोड कर दें, या अगर वो भी नहीं मिलता तो आप अटेस्टेशन ऑफ स्टडीज़ अपलोड कर दें, जो आपको कवर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अपलोड कर दें। मेरे ख्याल में आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको ऊपर अपलोड कर दें अटेस्टेशन सर्टिफिकेट, तो उन्हें माइग्रेशन वालों को आइडिया हो जाता है ना। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल्स कह रहा है, स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्स इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, येस, यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट जो भी इनकम है उसे मेंशन करें। फर्दर गो ऑन, लेट्स सपोज 32,000 सीख स्वीडिश क्रोना सीख, नेक्स्ट किया। यहाँ पर फिर आपको कह रहा है जी एम्प्लॉयमेंट एट द डेट, यू मस्ट हैव टू स्टेट इफ़ यू हैव बीन डिसमिस्ड और रिज़ाइन फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट और समथिंग, अगर है तो अपलोड करें, अदरवाइज़ ऑप्शनल्स को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल कोई भी चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप गो ऑन करें। फाइनेंशियल सर्टिफिकेट यू डोंट नीड टू अटैच, गो ऑन। विल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर्क फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड, नो। Will your organization of education work from international student be responsible for the cost of your accommodation? No. वो आपने खुद ही करना है, आपको सैलरी मिल रही होती है तो ये चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी है। डू हैव अ स्पाउस, अगर आपकी स्पाउस है, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, गो ऑन करेंगे। ये सिमिलरली है जैसे आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, उसी तरह ही है। तो फर्दर ऑप्शनल चीज़ों को ना ही फिलअप करें तो ज़रूरी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम ही है। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो ये है कि अटेस्टेशन ऑफ स्टडी, ये आपने लाजमी अपलोड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अटेस्टेशन ऑफ स्टडी, और फर्दर कुछ भी नहीं। जैसे आप ये पूरी ईमेल्स एक बार गौर से पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब मैं डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर रहा था, मुझे ये मैंने इन 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट की थी, बट उन्होंने, मेरे डिपार्टमेंट वालों ने मुझे ये मेल लिखकर भेजी थी कि आपको कोई किसी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अटेस्टेशन ऑफ स्टडी मिला हुआ है जस्ट ये इनफ है। और ये पूरी ईमेल जो है ना उन्होंने मुझे बताई थी, तो ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वंस आप ये सब कुछ अपलोड करेंगे, 1506 फीस पे करेंगे, पे करने के इमीडिएट बाद आपने ये करना है, अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। माइग्रेशन वर्कर, मिग्रेशन सॉरी या स्वीडिश माइग्रेशन वर्कर, यहाँ इस पेज पर आप चले जाएंगे, माई पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप
माई पेज पर नहीं, सबसे पहले बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आप चले जाएंगे। इमीडिएटली आप फिंगरप्रिंट देख सकते हैं, आपने डिसीजन का वेट नहीं करना। आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फिंगरप्रिंट प्रोवाइड। यहाँ पर आपने वो फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करने हैं जहाँ आपने देने हैं, स्टॉकहोम के अंदर देने, स्टॉकहोम सेलेक्ट कर लें। फिर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स देख लें, जो ही आप क्लिक करेंगे आपको अपॉइंटमेंट्स की डेट मिल जाएंगी ना, ये आपको देखें। तो आप अपॉइंटमेंट्स की डेट सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग फिंगरप्रिंट की डेट ले लें। फिर उसके बाद आप जब फिंगरप्रिंट्स की डेट लेंगे आप फिंगरप्रिंट्स दे आएंगे, आपके पोर्टल पे सारी चीज़ें मेंशन होती रहेंगी। माइग्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। मिग्रेशन वर्क का माई पेज के ऊपर आप जाकर जो है ना अपॉइंटमेंट आपने बुक कर ली। आप अपने आप को यहाँ देख भी सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैं आपको अपना पोर्टल ऑन करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंटली मेरा डिसीजन आया था। तो आप डिसीजन से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मैं हाइड कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये देखें कि आपने मैंने जैसे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन के साथ साथ आप अपने डिसीजन के वेटिंग से पहले भी फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आपका डिसीजन आएगा आप फिंगरप्रिंट देंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4 से 5 माह आपको लगेंगे डिसीजन आने तक। जैसे मैंने सितंबर में अप्लाई किया था और मेरा 6 फरवरी को आया, तो आपको 2 माह के अंदर डिसीजन नहीं मिलेगा, तो आपको 3 से 4 माह वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा। मेरे केस में सितंबर तकरीबन 5 माह लग गए थे। फिर उसके बाद मैं गया था अपने फिंगरप्रिंट्स देने, तो इसमें आपको 5 से 6 माह लग जाएंगे, आलमोस्ट 5 से 6 माह लग जाएंगे। 5 to 6 मंथ जो है ना आपको डिसीजंस में लगेंगे, डिसीजन में। और सेकेंडली ये आप चीज़ें याद रखें, और सेकेंडली इसमें आप ये कर लें, सेकंड पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपके पास लेट्स सपोज 5 से 6 माह आपके लगे, और जो ही आप फिंगरप्रिंट्स देकर आएंगे डिसीजन के बाद 1 वीक के अंदर, 1 वीक, विद इन 1 वीक जो है ना आपका कार्ड आपके एड्रेस पर आ जाएगा ना। कार्ड विल बी सेंड टू योर एड्रेस। तो आपके एड्रेस पर जो है ना कार्ड जो है वो सेंड कर दिया जाएगा ना, जो आपका रेजिडेंस कार्ड आपको इशू होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही कह रहा हूँ कि 5 से 6 माह आपके डिसीजन को लगेगा, और आपका जो है ना कार्ड आ जाएगा 2 साल का जो होगा। तो एक ये जनरल सा प्रोसेस है, और ये वीडियो शेयर करने का मेन मकसद ये था कि आपको 2 चीज़ें बताऊँ। एक तो प्रोसेस में अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ अपनी एप्लीकेशन भी शेयर की है। अटेस्टेशन ऑफ स्टडीज़ आपको चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं चाहिए होता। कॉन्ट्रैक्ट लेटर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको मुझे डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था, अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट ही मुझे दिया था। और उसने कॉन्ट्रैक्ट लेटर का ये कहा था कि आप जब अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के लिए, फिर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है ना दूंगी, जो मेरे डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट से रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे यही कहा था। तो आपके लिए यही इनफ होगा, और उसकी बेस पर आपने अप्लाई करना है। ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सेकंड टाइम एक्सटेंशन के लिए। तो जो ही आप अप्लाई करेंगे तो फिंगरप्रिंट्स के लिए अप्लाई कर दें इमीडिएटली, और देन 5 से 6 माह वेट करें। जब आपका डिसीजन आएगा आप फिंगरप्रिंट के लिए उसके बाद भी जा सकते हैं। पहले चले गए तो डिसीजन के विद इन 1 वीक जो है ना आपका कार्ड आपके एड्रेस पर आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा, और ये मैं लिंक जो है मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर ही, आप जो है ना वहाँ से फाइंड कर लेना। तो फर्दर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे मेंशन कर दें, मैं आपका आंसर दूंगा।